जरा कल्पना कीजिए कि एक ऐसा दिन आए जहां कोई इंसान अपना मोबाइल उठाए, सोशल मीडिया ऐप खोले, वहां वो अपने दोस्तों की तस्वीरें लाइक करे और फिर अचानक से वही ऐप उसे ये बताने लगे कि उसके गांव के खेत की मिट्टी में आज किस खाद की कमी है। मतलब सुनने में तो ये बिल्कुल किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है। बिल्कुल। या फिर सोचिए वही ऐप उसे अचानक से निर्देश देने लगे कि आज शाम का दूध किस डिब्बे में पैक करना है और कहाँ भेजना है। मतलब ये कोई बहुत ही अजीब मजाक लग सकता है। सही कहा। आम तौर पर जब भी हम किसी नए स्टार्टअप के बारे में सुनते तो उनका एक बहुत ही साफ और सीधा लक्ष्य होता है। हाँ, जैसे कोई ऐप सिर्फ शॉपिंग के लिए बना है। बिल्कुल। या कोई सिर्फ मनोरंजन और सोशल मीडिया के लिए, तो कोई सामान की डिलीवरी के लिए। सबका अपना एक दायरा होता है। लेकिन आज की इस विस्तृत चर्चा में हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो इस पूरी पारंपरिक सोच को ही चुनौती दे रहा है। आज हमारे पास जो दस्तावेज मौजूद हैं वे सच में हैरान करने वाले हैं। बिल्कुल। हम आज यूज़मी नाम के एक नए प्लेटफॉर्म के पूरे बिजनेस प्रेजेंटेशन का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। और ये कंपनी दावा कर रही है कि ये सिर्फ एक ऐप नहीं है बल्कि अपने आप में एक पूरी दुनिया है। देखिए, ये दस्तावेज वास्तव में एक बहुत ही अलग तरह की व्यापारिक रणनीति की ओर इशारा करते हैं और हमारे पास इस प्लेटफॉर्म के कई महत्वपूर्ण और एकदम ठोस स्रोत मौजूद हैं। हाँ, लीगल पेपर्स भी है ना इनके। बिल्कुल। इनमें उनके आधिकारिक और कानूनी रजिस्ट्रेशन शामिल हैं, जैसे कि आरओसी, पैन, जीएसटी और यहाँ तक कि स्टार्टअप इंडिया के सर्टिफिकेट्स भी। तो मतलब हवा में बातें नहीं हो रही हैं। एकदम नहीं। इसके साथ ही उनका पूरा विजन डॉक्यूमेंट, ऐप के काम करने का जो बारीक तरीका है और उनका आय का मॉडल, मतलब पैसा कैसे बनेगा और कैसे बटेगा, इसका पूरा कच्चा चिट्ठा हमारे सामने है। और इन सभी दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन करने के बाद एक बात जो पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है वो ये है कि ये कोई साधारण ई-कॉमर्स वेबसाइट या कोई सोशल मीडिया ऐप नहीं है। सही कहा। ये एक बहुत ही जटिल इकोसिस्टम बनाने का भारी भरकम प्रयास है। और यही आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का मुख्य मिशन भी है। हमें आज ये समझना है कि कैसे एक सोशल सेविंग ऐप जो खुद को भारत का पहला ऐसा ऐप बता रहा है, वो एक ही डिजिटल छत के नीचे, मतलब सोशल मीडिया, ई-कॉमर्स, डिलीवरी लॉजिस्टिक्स और सीधे किसानों को यानी एफपीओज को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और इसके पीछे की असली व्यापारिक क्षमता यानी बिजनेस पोटेंशियल आखिर है क्या? बिल्कुल। तो चलिए इस पूरे मामले की एक एक परत खोलकर देखते हैं, क्योंकि एक विश्लेषक के नजरिए से मुझे ये देखकर सच में बहुत हैरानी हो रही है कि कोई एक ही प्लेटफॉर्म एक ही समय में लोगों की डिजिटल आदतों को भी कंट्रोल करना चाहता है। और साथ ही साथ हाँ, और गांव में जाकर खेतीबाड़ी और गाय भैंस के दूध से जुड़ा काम भी करना चाहता है। मतलब कैसे? यहाँ जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात है वो है इनका ये इकोसिस्टम अप्रोच। देखिए, आज के डिजिटल युग में कई अलग-अलग बिजनेस मॉडल्स को एक साथ जोड़ना एक बेहद चुनौतीपूर्ण रणनीति मानी जाती है। हाँ, अमूमन बड़ी से बड़ी कंपनियां भी ऐसा करने से बचती हैं। बिल्कुल बचती हैं, क्योंकि लॉजिस्टिक्स की चुनौतियां सोशल मीडिया की चुनौतियों से बिल्कुल अलग होती हैं। सही बात है। और जो कृषि क्षेत्र की परेशानियां हैं वो तो इन दोनों से भी बिल्कुल अलग हैं। लेकिन यूज़मी ने इन सभी वर्टिकल्स को एक धागे में पिरोने का जो डिजाइन तैयार किया है उसका एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक और आर्थिक कारण है। अच्छा, वो क्या? वे चाहते हैं कि यूजर की सुबह से लेकर रात तक की हर जरूरत उसी एक ऐप के अंदर पूरी हो जाए। मतलब उससे उनकी डिजिटल दुनिया से बाहर कदम रखने की जरूरत ही न पड़े। बाप रे। तो चलिए फिर इस विशाल इकोसिस्टम के सबसे अनोखे और शायद मेरे लिए सबसे हैरान करने वाले हिस्से से शुरुआत करते हैं, इनके प्रोजेक्ट ग्रामोलॉजी से। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। जब मैंने ऐप के सामान्य डिजिटल फीचर्स को छोड़कर इस ग्रामोलॉजी प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा तो मुझे लगा जैसे सिलिकॉन वैली के किसी चमकदार टेक स्टार्टअप मॉडल को सीधे गांव की चौपाल और पसीने से भीगे खेतों के साथ जोड़ा जा रहा है। ये तुलना काफी सटीक है। हमारे स्रोत बताते हैं कि ग्रामोलॉजी भारत का पहला एफपीओ इमर्जन प्रोग्राम है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, राइट? जी हाँ। और ये सिर्फ नाम का कोई प्रोग्राम नहीं है। दस्तावेजों में इसके तहत जो गतिविधियां शामिल की गई हैं वे पूरी तरह से जमीनी स्तर की और शुद्ध कृषि से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि मिट्टी परीक्षण। बिल्कुल, मिट्टी परीक्षण और उसका वैज्ञानिक समाधान, जैविक खेती को बढ़ावा देना, वर्मी कंपोस्ट तैयार करना, दूध संकलन, मतलब मिल्क कलेक्शन भी। हाँ, और यहाँ तक कि किसानों को कृषि ऋण यानी एग्रीकल्चरल लोन मुहैया कराने जैसी सेवाएं भी इसमें शामिल हैं। एक सेकंड,
एक ऐसे ऐप के लिए जो कैशबैक और सोशल मीडिया पोस्ट्स की बात करता है, ये बहुत ही ज़मीनी और बुनियादी स्तर का काम नहीं है। है, बिल्कुल है। तो यही तो मेरा सबसे बड़ा सवाल है, एक सोशल सेविंग ऐप को मिट्टी परीक्षण और दूध संकलन जैसे शुद्ध कृषि कार्यों में उतरने की क्या जरूरत पड़ गई? मतलब आप एक तरफ लोगों को मोबाइल रिचार्ज पर डिस्काउंट दे रहे हैं और दूसरी तरफ आप किसी सुदूर गांव में किसान के खेत की मिट्टी चेक कर रहे हैं। ये पूरी तरह से बेमेल नहीं लगता? पहली नजर में तो ऐसा ही लगता है। कोई भी टेक कंपनी इतना भारी भरकम और जमीनी सिरदर्द क्यों मोल लेगी भाई? देखिए, सतही तौर पर देखने पर यह वाकई एकदम बेमेल लग सकता है, लेकिन अगर हम इसके पीछे की असली व्यापारिक क्षमता और रणनीति की गहराई में जाएं, तो इसका कारण बहुत ही तार्किक और स्पष्ट हो जाता है। अच्छा, समझाइए। भारत में ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ा और काफी हद तक डिजिटल दुनिया के लिए अछूता बाजार है। शहरी बाजारों में क्या होता है, जहां हर दूसरे दिन एक नया ऐप आ जाता है, वहां यूजर्स को जोड़े रखना बहुत मुश्किल है। हाँ, वहां तो भयंकर कंपटीशन है। बिल्कुल। लेकिन ग्रामोलॉजी के जरिए ये कंपनी सीधे तौर पर उस ग्रामीण आबादी तक पहुंच रही है जो भारत की अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ है। किसानों को एफपीओ के माध्यम से इस डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर कंपनी कोई समाज सेवा नहीं कर रही है। तो क्या कर रही है? वो दो बहुत ही आक्रामक व्यापारिक लक्ष्य साध रही हैं। वो दो लक्ष्य क्या है? इसे थोड़ा विस्तार से समझाइए ना। पहला लक्ष्य है वफादारी, मतलब लॉयल्टी। जब आप किसी किसान को केवल एक मनोरंजन का साधन नहीं देते, बल्कि उसे मिट्टी परीक्षण, सही खाद या उसका दूध सही दाम पर बेचने मदद करते हैं, तो वो एक तरह से जुड़ जाता है। बिल्कुल। तो वो सिर्फ एक ऐप डाउनलोड नहीं कर रहा होता है, वो अपने रोजगार और अपनी आजीविका के लिए उस प्लेटफॉर्म पर निर्भर हो जाता है। ये निर्भरता एक ऐसा यूजर बेस तैयार करती है जो किसी 10-20 रुपए के कैशबैक के लालच में ऐप डिलीट नहीं करेगा। पॉइंट है। और दूसरा लक्ष्य? दूसरा और व्यापारिक दृष्टिकोण से सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य है सप्लाई चेन पर पूर्ण एकाधिकार, यानी आपूर्ति श्रृंखला पर पूरा कंट्रोल। अच्छा, वो कैसे? कृषि आपूर्ति श्रृंखला के एकदम शुरुआती बिंदु पर ही अपना नियंत्रण स्थापित करके कंपनी ये सुनिश्चित कर रही है कि उनके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर जो भी उत्पाद बिकने आएंगे वे सीधे स्रोत से होंगे। मतलब कोई बिचौलिया नहीं? एकदम सही। बिचौलियों या आड़तियों को बीच से हटा देना, मुनाफा बढ़ाना और उसी मुनाफे को वापस अपने ऐप के इकोसिस्टम में घुमा देना, यही ग्रामोलॉजी का मुख्य उद्देश्य प्रतीत होता है। बाप रे। वे पहले से जानना चाहते हैं कि किस खेत में क्या उगने वाला है, ताकि वे अपनी ई-कॉमर्स इन्वेंट्री को पहले से ही डिजाइन कर सकें। मतलब ये तो सच में एक बहुत बड़ा डेटा गेम है। ये सिर्फ यूजर्स की संख्या नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि पूरी कृषि सप्लाई चेन को ही अपने डेटाबेस में कैद कर रहे हैं। बिल्कुल, यही असली खेल है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब जमीन पर लागू कैसे होगा? विचार बहुत अच्छा है, पेपर पर बहुत बढ़िया लग रहा है, लेकिन भौतिक दुनिया में, फिजिकल वर्ल्ड में काम करना अलग बात है। हाँ, और यहीं पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि हमने विजन तो समझ लिया, लेकिन इसे हकीकत में बदलने के लिए कंपनी ने भारी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय मैपिन नाम की एक फ्रेंचाइजी मॉडल का प्रस्ताव रखा है। जी, मैपिंग। स्रोत के अनुसार ये एक लॉजिस्टिक्स और कुरियर फ्रेंचाइजी है जिसकी लागत सिर्फ 2,499 रुपीस बताई गई है। सिर्फ 2500 रुपए? बिल्कुल। और इनका लक्ष्य कोई छोटा मोटा नहीं है। दस्तावेजों के अनुसार ये भारत के सभी 29,000 पिन कोड्स तक पहुंचना चाहते हैं। सारे पिन कोड्स? हाँ, हर पिन हर दिल तक इनका आधिकारिक नारा है। वे हर पिन कोड पर अपना एक डिस्ट्रीब्यूशन और नियंत्रण केंद्र स्थापित करना चाहते हैं। और इन स्थानीय फ्रेंचाइजी वालों को जो कमाई के अवसर दिए गए हैं, वो भी बहुत ही बारीकी से डिजाइन किए गए हैं। मैंने देखा कि हर सामान की डिलीवरी पर तो इनकम है ही, लेकिन साथ ही हर 1 किलो की खरीद पर 25 पैसे, व्यापारी के वेरिफिकेशन पर 150 रुपए और सबसे खास बात, ग्रामोलॉजी वेरिफिकेशन पर भी 150 रुपए की इनकम रखी गई है। और इसके अलावा भी कुछ है। ये स्थानीय फ्रेंचाइजी एक लोकल कैशियर का काम भी कर सकती है। लोकल कैशियर मतलब बैंक वाला काम? हाँ, जहां आधार कार्ड के जरिए एटीएम, मिनी एटीएम और मनी ट्रांसफर जैसी बुनियादी बैंकिंग सेवाएं दी जा सकती हैं। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा तार्किक सवाल उठाना चाहूंगी, जो शायद किसी के भी मन में आएगा। पूरे भारत में 29,000 पिन कोड्स हैं। सिर्फ 2,500 रुपए निवेश करने वाले स्थानीय लोगों के भरोसे पूरी लॉजिस्टिक्स संभालना चुनौती तो है। और विशेष रूप से ग्रामोलॉजी जैसी संवेदनशील कृषि तकनीकी चीजों का वेरिफिकेशन करवाना, क्या ये जमीनी स्तर पर काम कर पाएगा?
आपका मतलब है क्वालिटी कंट्रोल। बिल्कुल। मान लीजिए किसी स्थानीय व्यक्ति को जैविक खेती का कोई ज्ञान ही नहीं है, तो वो कैसे वेरीफाई करेगा कि किसान सही में ऑर्गेनिक उगा रहा है या नहीं? क्वालिटी कंट्रोल का तो पूरा ढांचा ही चरमरा जाएगा ना। देखिए, ये एक बहुत ही जायज और महत्वपूर्ण चिंता है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि कंपनी यहाँ जो मॉडल अपना रही है उसे हम गिग इकोनॉमी और विकेंद्रीकृत यानी डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क का एक बहुत ही चरम और आक्रामक रूप कह सकते हैं। मतलब वो उबर या जोमैटो वाला मॉडल? उससे भी आगे का। पारंपरिक लॉजिस्टिक्स कंपनियां क्या करती हैं? बड़े बड़े वेयरहाउस बनाती हैं, ट्रकों का बेड़ा खड़ा करती हैं और हजारों कर्मचारियों पर करोड़ों रुपए खर्च करती हैं। हाँ, उनका तो इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेन होता है। लेकिन यूजमी वो सारा खर्च और सारा जोखिम सीधे यूजर्स के कंधों पर डाल रही है। भारी भरकम इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बजाय मात्र 2,499 रुपए के छोटे से निवेश के साथ वे आम लोगों को ही अपना बिजनेस पार्टनर बना रहे हैं। चालाकी तो है। और जहां तक क्वालिटी कंट्रोल की बात है, दस्तावेज बताते हैं कि ये एक 100% वेरीफाइड नेटवर्क होगा जो पूरी तरह से केवाईसी और आधार कार्ड से जुड़ा होगा। मतलब कंपनी ये मान के चल रही है कि स्थानीय सामाजिक दबाव ही क्वालिटी कंट्रोल का काम करेगा। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। कंपनी के डिजाइन का आधार यही है कि जब कोई व्यक्ति अपने ही पिन कोड यानी अपने ही गांव या मोहल्ले में काम कर रहा है तो उसकी जवाबदेही, उसकी अकाउंटेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। हाँ, क्योंकि वो अपने पड़ोसियों को तो धोखा नहीं देगा ना। एग्जैक्टली, वो अपने ही लोगों के साथ धोखाधड़ी करने से बचेगा। और ग्रामोलॉजी वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति अचानक से कोई कृषि वैज्ञानिक बन जाएगा। तो फिर वो क्या करेगा? इसका मतलब है कि वो स्थानीय व्यक्ति ऐप के एक तय चेकलिस्ट के अनुसार किसानों या उनके उत्पादों की पुष्टि करेगा, बस। अच्छा, मतलब ऐप उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करेगा। हाँ, और जो लोकल कैशियर वाला फीचर है वो तो ग्रामीण इलाकों में मौजूद बैंकिंग और कैश की कमी को सीधे तौर पर भुनाने की एक मास्टर रणनीति है। वो कैसे? इसके जरिए कंपनी हर घर, हर नुक्कड़ पर अपना एक मिनी बैंक खड़ा कर रही है, वो भी बिना कोई जमीन खरीदे या रिजर्व बैंक से कोई बड़ा बैंक का लाइसेंस लिए। कमाल है। एक तरह से 29,000 पिन कोड्स पर फैले हुए लोगों का एक ऐसा जाल जो कंपनी के लिए काम कर रहा है लेकिन कंपनी के पेरोल पर नहीं है। बिल्कुल। ये नेटवर्क तो खड़ा कर देंगे, लेकिन इन स्थानीय लोगों को भुगतान कैसे किया जाएगा? हाँ, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उन्हें इस सिस्टम से बांध कर कैसे रखा जाएगा? यहीं पर ऐप की अपनी खुद की एक बंद अर्थव्यवस्था, मतलब कि उनकी वर्चुअल इकोनॉमी और कॉइन सिस्टम की एंट्री होती है। बिल्कुल, कॉइन सिस्टम इसका दिल है। जब मैंने इस डिजिटल कॉइन सिस्टम के नियमों को पढ़ा ना, तो मुझे लगा जैसे मैं किसी विशाल डिजिटल कसिनो या गेमिंग आर्केड के अंदर आ गई हूँ। कसिनो। हाँ, जहाँ आप अंदर घुसते ही टोकन तो खूब जीतते हैं। आपको लगता है कि अरे वाह, मैं तो अमीर हो रही हूँ। लेकिन उन टोकन्स को खर्च करने के लिए आपको उसी गेमिंग जोन के अंदर ही रहना पड़ता है। आप उन्हें बाहर की दुनिया में नहीं ले जा सकते। ये आर्केड या कसिनो वाली तुलना इस मॉडल को समझने के लिए सबसे सटीक है, मैं कहूँगा। चलिए इनके कॉइन सिस्टम के नियमों पर थोड़ा गौर करते हैं। हाँ, बताइए। जैसे ही कोई नया यूजर ऐप पर साइन अप करता है, उसे तुरंत 1,000 कॉइन दे दिए जाते हैं। वाह, फ्री के 1,000। हाँ, और अगर वो किसी और को रेफर करता है तो 100 कॉइन और मिलते हैं। अगर आप ऐप के जरिए अपना मोबाइल रिचार्ज या बिजली का बिल पेमेंट करते हैं तो 10% कॉइन वापस आपके वॉलेट में आ जाते हैं। और शॉपिंग करने पर तो शायद 30% तक कॉइन की कमाई बताई गई है। जी हाँ, यूजर को लगातार ये महसूस कराया जाता है कि वो पैसे कमा रहा है, उसके पास बहुत बैलेंस है। और यहीं पर सबसे बड़ा कैच है जिसे समझना बहुत जरूरी है। दस्तावेज साफ तौर पर कहता है कि एक यूजमी कॉइन की कीमत 1 रुपए के बराबर है, मतलब वास्तविक मूल्य। हाँ, कागज पर एक कॉइन मतलब 1 रुपए। लेकिन इसे किसी भी हालत में नकद यानी कैश या क्रिप्टो में बदला नहीं जा सकता। बिल्कुल नहीं। आप इस कमाए हुए पैसे को अपने बैंक खाते में ट्रांसफर कर ही नहीं सकते। इसका उपयोग केवल और केवल उसी ऐप के अंदर शॉपिंग करने, डिस्काउंट पाने और उनके जो विशेष ऑफर्स हैं उनके लिए किया जा सकता है। सही कहा। और इसके साथ ही इनका जो सोशल एंगेजमेंट मॉडल है वो तो मनोविज्ञान का एक अलग ही स्तर है। वो पोस्ट वाला नियम। हाँ, अगर आप ऐप पर अपनी कोई तस्वीर या विचार पोस्ट करते हैं तो आपका एक कॉइन कट जाता है। मतलब पोस्ट करने के भी पैसे लग रहे हैं? एक तरह से हाँ, लेकिन अगर दूसरे लोग आपकी उस पोस्ट को लाइक करते हैं या उस पे कमेंट करते हैं तो आपको हर लाइक और कमेंट पर एक कॉइन वापस मिलता है। अरे बाप रे! अगर हम इसे व्यापक, व्यापारिक और मनोवैज्ञानिक संदर्भ में देखें
तो ये एक क्लोज्ड लूप अर्थव्यवस्था का मास्टर स्ट्रोक है। बिल्कुल। इसे हम बिहेवियरल इकोनॉमिक्स यानी व्यावहारिक अर्थशास्त्र का एक बेहतरीन उदाहरण मान सकते हैं। कैसे? जरा सोचिए, आज तक हम फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर जो भी लाइक या कमेंट करते थे, उससे सिर्फ उस कंपनी को डेटा और विज्ञापन का फायदा होता था। यूजर को क्या मिलता था? कुछ नहीं। हमारा तो सिर्फ टाइम वेस्ट होता था। लेकिन यूजमी ने उस मनोवैज्ञानिक लत को ही एक व्यापार में बदल दिया है। उन्होंने कंटेंट के निर्माण पर एक लागत लगा दी है। तो इसका यूजर के व्यवहार पर क्या असर पड़ेगा? बहुत गहरा असर पड़ेगा। देखिए, जब पोस्ट करने पर यूजर की जेब से कॉइन कटता है तो वो लॉस अवर्जन यानी नुकसान के डर का शिकार होता है। अच्छा, वो डरेगा कि मेरे कॉइन कम हो रहे हैं। हाँ, तो वो सिर्फ कचरा या उबाऊ पोस्ट नहीं करेगा, वो ऐसा कंटेंट डिजाइन करेगा जिस पर उसे पूरा यकीन हो कि लोग उसे लाइक या कमेंट करेंगे, ताकि वो अपनी खर्च की हुई करेंसी वापस कमा सके। ओहो, ये तो एक तरह का सेल्फ पुलिसिंग सिस्टम है जहां लोग खुद ही अपने कंटेंट की क्वालिटी बढ़ा रहे हैं ताकि उन्हें लाइक्स मिले। एकदम सही। और चूंकि ये करेंसी केवल आपके अंदर ही मान्य है, इसलिए यूजर को अपनी इस मेहनत की कमाई का फायदा उठाने के लिए यूजमी से ही शॉपिंग करनी पड़ेगी या रिचार्ज करना पड़ेगा। मतलब पैसा वहीं का वहीं घूम रहा है। बिल्कुल। ये पूरी तरह से यूजर को एक अदृश्य पिंजरे में अपने डिजिटल इकोसिस्टम के भीतर बांधे रखने का डिजाइन है। जैसे आपने कहा था, चिप्स कभी कसीनो से बाहर नहीं जाते। और इसी डिजिटल पिंजरे का पूरा फायदा उठाने के लिए और असली पैसा निकालने के लिए एंट्री होती है इनकी प्राइम मेंबरशिप की। हाँ, ये इनका सबसे बड़ा गेम है। स्रोत के अनुसार इस मेंबरशिप की कीमत 799 रुपीस है, जो कि लाइफ टाइम के लिए है। और प्रेजेंटेशन के अंदर बाकायदा इस 799 रुपीस की तुलना Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स और ट्रू कॉलर जैसी बड़ी कंपनियों के महंगे सब्सक्रिप्शंस के साथ की गई है। हाँ, ताकि वो सस्ता लगे। बिल्कुल, ये एक मनोवैज्ञानिक चाल है ताकि यूजर को लगे कि अरे 799 रुपीस देकर मुझे तो जीवन भर के लिए एक बहुत बड़ी डील मिल रही है। ये प्राइम मेंबरशिप इस पूरे सिस्टम की चाबी है, सच बताऊं तो। प्राइम मेंबर बनने से कुछ अतिरिक्त प्रोफाइल फीचर्स अनलॉक होते हैं। शॉपिंग पर 30% तक की गारंटीड छूट मिलने लगती है। और सबसे अहम बात, असली बैंक विड्रॉल का विकल्प केवल तभी खुलता है जब आप प्राइम मेंबर हों। मतलब कैश आउट करने के लिए प्राइम चाहिए। हाँ, लेकिन ध्यान दें, कॉइन्स को तो अभी भी कैश नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बिजनेस मॉडल में आगे चलकर जो रेफरल या टीम बनाने से जो असली रुपए वाली इनकम होती है, उसे बैंक में निकालने के लिए आपका 799 रुपीस देकर प्राइम मेंबर बनना अनिवार्य शर्त है। तो इन सब का आखिर क्या मतलब है? जो असली पैसा इस 799 रुपए की मेंबरशिप से और ऐप पर होने वाले लाखों ट्रांजैक्शन से सिस्टम में आ रहा है, उसका बंटवारा कैसे होता है? ये सबसे बड़ा सवाल है। और यहीं पर हम इस प्लेटफॉर्म के सबसे आक्रामक, जटिल और शायद सबसे विवादास्पद हिस्से में प्रवेश करते हैं। विशाल स्केलिंग और इनका मल्टी लेवल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, MLM मॉडल। स्रोत के दस्तावेजों में 7 प्रकार के इनकम का जिक्र किया गया है। रेफरल लेवल इनकम, रॉयल्टी इनकम, रिवॉर्ड इनकम, रीपर्चेज इनकम, टीम रॉयल्टी, ग्रोथ फंड और यूजमी प्राउड फंड। बहुत सारे फंड्स हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन कोई 2 या 4 लेवल तक नहीं, बल्कि पूरे 20 लेवल नीचे तक जाता है, जहां कंपनी अपनी कमाई का 70% डिस्ट्रीब्यूशन करने का दावा कर रही है। और इसके साथ ही इन्होंने लोगों को जोड़े रखने के लिए रैंक और रिवॉर्ड्स की एक पूरी सीढ़ी बना रखी है। वो क्रिएटर वाली। हाँ, क्रिएटर रैंक से शुरू होकर ये सफर यूनिकॉर्न रैंक तक जाता है। क्रिएटर बनने पर कुछ छोटे मोटे मोबाइल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और जैसे जैसे आप अपने नीचे लोगों की लंबी चेन बनाते जाते हैं, आपको कार, लग्जरी कार और अंत में यूनिकॉर्न रैंक हासिल करने पर 2.5 करोड़ रुपए के हाउस रिवॉर्ड का सपना दिखाया गया है। 2.5 करोड़ का घर। यहीं पर मुझे रुकना पड़ेगा और मैं इस मल्टी लेवल स्ट्रक्चर पर एक सीधा और तीखा सवाल उठाना चाहती हूँ। पूछिए। 20 लेवल तक 70% इनकम का बंटवारा करना और ऊपर से 2.5 करोड़ के घर और 1 करोड़ की लग्जरी कार जैसे भारी भरकम रिवॉर्ड बांटना, क्या ये गणित लंबे समय में सचमुच सस्टेनेबल हो सकता है? टिकाऊपन हमेशा एक मुद्दा होता है। वही तो। या फिर ये पूरी तरह से एक हाउस ऑफ कार्ड्स यानी ताश का महल है जो लगातार नए लोगों के जुड़ने पर ही निर्भर है। क्योंकि अगर किसी दिन नए लोगों ने 799 रुपए देना बंद कर दिया, तो क्या ये पूरा सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह नहीं जाएगा? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है।
किसी भी मल्टी लेवल मॉडल में सस्टेनेबिलिटी ही सबसे बड़ा और असली मुद्दा होता है। इसके जवाब के लिए हमें थोड़े आंकड़ों में जाना होगा। हाँ, प्लीज समझाइए। स्रोत में दिए गए 500 यूएसपी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेशन वाले चार्ट के पीछे के असली मैकेनिज्म को समझना होगा। हाँ, वो चार्ट जो 799 रुपए की प्राइम मेंबरशिप पर आधारित है। इसे थोड़ा आसान भाषा में हमारे लिए ब्रेक डाउन कीजिए ना। बिल्कुल, इसे एक झरने की तरह समझें। जब कोई यूजर 799 रुपए देता है तो सबसे पहले 18% जीएसटी यानी करीब 122 रुपए, ठीक है, 122 गए। और पेमेंट गेटवे का चार्ज करीब 25 रुपए, ये सरकार और बैंक के पास चला जाता है। अब सिस्टम में बचते हैं 652 रुपए। ओके, 652 बचे। अब यहीं पर कंपनी की असली समझदारी नजर आती है। कंपनी इन 652 रुपए में से पहले ही अपना 107 रुपए का पक्का मुनाफा निकालकर सुरक्षित कर लेती है। मतलब कंपनी पहले ही अपना प्रॉफिट साइड कर लेती है। एकदम, यानी कंपनी कभी भी नुकसान में नहीं है। अब बचते हैं 545 रुपए। कंपनी इसी 545 रुपए को 500 यूएसपी यानी यूज मी सेलिंग पॉइंट का नाम देती है, जो उनका अपना एक आंतरिक पैमाना है। समझ गई। इसी 500 यूएसपी को एक झरने की तरह नीचे बैठे 20 लेवल के लोगों में बांटा जाता है। कैसे? इसमें से लगभग 345 रुपए रेफरल लेवल में जाते हैं, 25 रुपए रॉयल्टी में, 50 रुपए टीम रॉयल्टी में, 50 रुपए रिवॉर्ड फंड में और बाकी कुछ अन्य फंड्स में। सारा पैसा इसी 550 रुपए के अंदर से ही बट रहा है। अच्छा, कंपनी अपनी जेब से 1 रुपया भी नहीं दे रही है। मतलब कंपनी हर एक प्राइम मेंबरशिप से अपना 107 रुपए का मुनाफा सबसे पहले सुरक्षित कर रही है, चाहे उसके नीचे 20 लेवल बने या 2 लेवल। उनका रिस्क तो शून्य है। बिल्कुल शून्य है। कंपनी का डिजाइन ऐसा है कि वो हमेशा फायदे में रहेंगे। और रही बात वो 2.5 करोड़ के घर या लग्जरी कार जैसे रिवॉर्ड्स की, हाँ, उसका क्या सीन है? अगर आप स्रोत की बारीक छपाई यानी फाइन प्रिंट को ध्यान से पढ़ें तो इसके लिए शर्तें बहुत ही कड़ी हैं। रिवॉर्ड इनकम वाले चार्ट में साफ लिखा है कि ये इनाम कोई फिक्स डिपॉजिट नहीं है। तो फिर क्या है? ये मासिक आधार पर सभी विजेताओं के बीच समान रूप से वितरित की जाएगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा सा मतलब है कि अगर उस महीने कोई भी वो रैंक हासिल नहीं करता तो पैसा कंपनी के फंड में सुरक्षित रहता है। अरे वाह! और अगर मान लीजिए एक ही महीने में 10 लोग वो रैंक हासिल कर लेते हैं तो वो 2.5 करोड़ का फंड उन 10 लोगों में बंट जाएगा, ना कि हर किसी को अलग अलग 2.5 करोड़ मिलेंगे। उफ, ये तो बहुत बड़ा कैच है। मतलब आपको 25 लाख ही मिलेंगे अगर 10 लोग जीत गए तो। बिल्कुल। इसके अलावा इस मॉडल को लंबे समय तक चलायमान रखने के लिए कंपनी ने सिर्फ नए जुड़ने वाले लोगों पर निर्भरता कम करने की कोशिश भी की है। वो कैसे? इसके लिए उन्होंने मर्चेंट यानी दुकानदार इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का एक बहुत ही दिलचस्प तरीका निकाला है। अच्छा, वो मर्चेंट मॉडल कैसे काम करता है? इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके मोहल्ले का कोई दुकानदार यूजमी ऐप से जुड़ता है और वो ग्राहकों को 10% कमीशन या छूट देने को तैयार होता है। ठीक है। तो उस 10% का बंटवारा सिर्फ ग्राहक को नहीं होगा। तो किसे होगा? उसमें से 5% सीधे खरीदार को छूट के रूप में मिलेगा। ओके। 2% उस व्यक्ति को जाएगा जिसने उस दुकानदार को ऐप से जोड़ा था। 1% का हिस्सा खरीदार के ऊपर के 20 लेवल्स में बूंद बूंद करके बटेगा और बचा हुआ 2% सीधे कंपनी का मुनाफा होगा। बाप रे, ये तो हर एक लेन देन से पैसा निचोड़ने वाला सिस्टम है। और जाहिर है इस पूरे मल्टी लेवल सिस्टम में लोग नकली आईडी बनाकर धोखाधड़ी करने की कोशिश भी करेंगे। बिल्कुल करेंगे, ये तो भारत है। शायद इसीलिए दस्तावेजों में इनकी पॉलिसियां बहुत सख्त रखी गई हैं। मैंने पढ़ा कि एक आधार कार्ड और एक पैन कार्ड से आप जीवन में केवल एक ही अकाउंट बना सकते हैं। जी हाँ। अगर आपने किसी कारण से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया तो उस पैन और आधार से दोबारा इस प्लेटफॉर्म पर अकाउंट बन ही नहीं सकता। और जो रेफरल कोड आपने एक बार डाल दिया वो बदला नहीं जा सकता। और ये सख्त नीतियां इसलिए नहीं है कि कंपनी बहुत आदर्शवादी है, तो क्यों है? बल्कि इसलिए है ताकि कोई भी चालाक व्यक्ति सिस्टम के साथ छेड़छाड़ करके या एक के नीचे एक अपनी ही नकली आईडी बनाकर लेवल इनकम का पैसा ना उड़ा सके। लूपहोल बंद कर दिए सारे। एकदम। कुल मिलाकर ये एक बेहद आक्रामक नेटवर्क बिल्डिंग रणनीति है जो पूरी तरह से वॉल्यूम यानी लेन देन की भारी मात्रा पर टिकी है। जब लाखों लोग रोजाना इस ऐप पर अपना मोबाइल रिचार्ज करेंगे, बिजली का बिल भरेंगे और अपने आसपास के मर्चेंट से खरीदारी करेंगे, तो हर एक ट्रांजैक्शन से जो कुछ पैसे या रुपए कट कर ऊपर के 20 लेवल्स में जाएंगे, वही इस पूरे सिस्टम को लंबे समय तक जिंदा रखेंगे। तो अगर हम आज की इस पूरी गहन चर्चा को समेटें तो इन सभी दस्तावेजों से एक बात तो शीशे की तरह साफ हो जाती है। यूजमी कोई साधारण ऐप या कोई आम स्टार्टअप नहीं है जिसे आप बस फोन में डाउनलोड करके रखेंगे। बिल्कुल नहीं।
ये एक ही समय में मनोवैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई एक क्लोज्ड लूप डिजिटल अर्थव्यवस्था है। ये बिना अपना पैसा लगाए 29,000 पिन कोड्स पर खड़ा किया जाने वाला एक विशाल लॉजिस्टिक्स नेटवर्क है। सही कहा। ये एक बेहद आक्रामक मल्टी लेवल रेफरल सिस्टम है और सबसे बढ़कर ग्रामोलॉजी के जरिए भारत के सुदूर किसानों की उपज और उनकी मिट्टी तक अपनी सीधी पहुंच बनाने का एक बेहद महत्वाकांक्षी प्रयास है। पूरे प्रेजेंटेशन का सार यही है कि उनका लक्ष्य यूजर को सिर्फ एक सुविधा देना नहीं है, बल्कि उस यूजर की पूरी दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बनना है। मतलब लाइफ को टेक ओवर करना है। बिल्कुल। वे चाहते हैं कि इंसान सुबह उठकर उनके ऐप पर अपना सोशल मीडिया देखे, दिन में उसी ऐप से अपनी रोजमर्रा की खरीदारी करे, शाम को मोहल्ले में उसी ऐप के जरिए डिलीवरी का काम या पैसे निकालने का काम करे, और गांव में उसी ऐप से अपने गाय भैंस के दूध का हिसाब रखें। जी। ये एक व्यक्ति की पूरी आर्थिक और सामाजिक पहचान को एक प्लेटफॉर्म पर समेटने की कोशिश है। और